हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 11th का मैथ्स का, ठीक है, जिसका नाम सेट्स है। तो सेट्स का आज हमारा चैप्टर नंबर 1 है, जो क्लास 11th मैथ्स का लेक्चर 1 है दोस्तों, जिसमें आज हम क्या बात करेंगे, सेट्स के कंसेप्ट को एंड हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। ठीक है, सेट क्या होता है और सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, और सेट को रिप्रेजेंट करने के जनरली दो तरीके होते हैं, पहला रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो अच्छे से हम देखेंगे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इनमें क्या क्या खास होता है, ठीक है, और इनमें डिफरेंस क्या है, सारी चीजें देखेंगे आज हम। ठीक है, काफी मजा आने वाला है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, एक सेट क्या होता है? आपने डे टू डे लाइफ में सेट्स का नाम सुना ही होगा, सेट। ठीक है, सेट ऑफ बुक्स ऑफ क्लास 11th। जब आप क्लास 11th में आए तो आप पक्का गारंटेड, चाहे आपने आर्ट लिया हो, कॉमर्स लिया हो, नॉन मेडिकल, मेडिकल, ठीक है, सपोज आपने नॉन मेडिकल लिया तो आप क्या दुकान में आपने बोला कि भाई नॉन मेडिकल की बुक्स का सेट दे दो। ठीक है, तो नॉन मेडिकल के बुक्स के सेट में 3 कंपल्सरी सब्जेक्ट तो होते ही होते हैं। ठीक है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया। ठीक है, सो नॉन मेडिकल की बुक्स को अगर हम एक जगह इकट्ठा कर दे, ठीक है, और उनको मतलब बाइंड कर दे और दुकानदार हमें दे दे, तो उसने क्लास 11th नॉन मेडिकल के बुक्स का सेट हमें दे दिया। ठीक है, क्लियर है ना, बहुत आसान है सेट्स का कंसेप्ट। तो सेट ओवरऑल होता क्या है? सेट है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या सिर्फ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है? नहीं, सेट सिर्फ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं होता है, सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर मैं आपकी इसी की बात ले लूं कि आप दुकान में गए और आपने बुक्स मांगी, तो पर उसने एक 11th क्लास की बुक रख दी और एक पहली कक्षा की बुक रख दी, एक 10वीं कक्षा की बुक रख दी, एक 12वीं कक्षा की बुक रख दी। ठीक है, कुछ नॉवेल्स रख दिए, तो रैंडमली उसने कंबाइन करके दे दिया, तो क्या आप उसे क्लास 11th का नॉन मेडिकल बुक्स का सेट कहेंगे? ऑब्वियसली नॉट, बिल्कुल नहीं। ठीक है, सो सेट क्या होता है? सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया है, पहले तो अपन इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है, और फिर काफी मजा आएगा, एंड देन कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, अच्छे से समझ आ जाएगा आप लोगों को। सो सेट क्या है दोस्तों? सेट, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बिल्कुल ठीक। ठीक है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देयर आर सम एग्जांपल्स। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है ना, मैं पेन का कलर चेंज करता हूं, रेड पेन लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल इज ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। अच्छा, तो सेट्स क्या होता है, इसको समझने के लिए बहुत सुंदर एग्जांपल है, तो मैं पहले को दोबारा रीराइट करूंगा। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो लेस देन 10 नेचुरल नंबर्स, वो भी ऑड। तो पहली बात तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसमें फ्रैक्शनल या डेसिमल वैल्यूज नहीं आती, नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होता है। और इसमें 1 2 3 4 एंड 5, पर इसमें हमें ऑड नेचुरल नंबर देखना है। ऑड नेचुरल नंबर का मतलब होता है जो 2 के टेबल में ना आए, यानी 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। 11 नहीं ले सकते क्योंकि हमें लेस देन 10 बोला हुआ है। ठीक है, ओके, सो ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, पहले तो आप वो लिख लो, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है विच इज ऑड नंबर। ठीक है, फिर 3, हम 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 इवन नंबर होता है, तो हमें नेचुरल नंबर लिखने हैं पर ऑड नेचुरल नंबर लिखने हैं। ठीक है, 1 3 5 7 एंड 9। भाई देखो, 10 से छोटे तो यही ऑड नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, तो अगर मैं इसे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डाल दूं, सेपरेटेड बाय कॉमास, इनको लिख दो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा से सेपरेट करके दोस्तों, तो हमारे पास एक सेट आ गया, इसी को सेट कहते हैं। तो पहले तो आपने ये देखा कि ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, जो ऑड है और जो 10 से छोटे हैं, उनको आपने लिखा। ठीक है, अगर मैं उनको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डाल दूं दोस्तों, ठीक है, तो एक सेट बन जाता है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इन कर्ली ब्रैकेट्स को ब्रेसेस भी कहते हैं। ठीक है, ब्रेसेस, इन कर्ली ब्रैकेट्स को पर्टिकुलरली ब्रेसेस कहा जाता है।
ठीक, दैट्स ग्रेट। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की ओर मूव ऑन करते हैं। ओके, द सेकंड एग्जाम्पल इज द वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, द वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। ओके, तो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? देयर आर 26, जिसमें से 5 वोवल्स होते हैं बेटा, जिसमें से 5 वोवल्स होते हैं, ठीक है। वोवल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो पहले तो आप ये लिख लो, ए, ई, आई, ओ, यू, दिस आर वोवल्स, ठीक है। अगर मैं इनको करली ब्रैकेट्स के अंदर डाल दूं, ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो फाइनली एक सेट बन गया, फाइनली एक क्या बन गया? सेट बन चुका है ना। सेम अब हम थर्ड एग्जाम्पल की ओर मूव ऑन करते हैं। ओके, और पेन का कलर भी अपन चेंज करते हैं। अब हम लेंगे पेन का कलर ये वाला। थर्ड एग्जाम्पल क्या चीज है? द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ओके, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो यहां पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो उसने बोला है इसके सॉल्यूशंस का सेट। अगर मैं इसके सॉल्यूशंस का सेट बनाना चाहता हूं तो मुझे इसके सॉल्यूशंस तो पता होने चाहिए ना। Since it's a quadratic equation, it is a quadratic equation, so there will be 2 solution of this quadratic equation. कितने सॉल्यूशन होंगे? 2 सॉल्यूशन होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। पहले वो सॉल्यूशन निकाल लीजिए आप, ठीक है, करली ब्रैकेट्स के अंदर डाल दीजिए, खत्म, क्लियर है इसे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का, ठीक है। सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आई होप आप लोगों को यूज करने आता है। पहली बात तो x स्क्वायर के कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है। 1 को आप कांस्टेंट टर्म जो कि 6 है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं साइड में मल्टीप्लाई करूं तो 1 इंटू 6, तो देखो 6 ही आएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, यानी हमने -5 को इस तरीके से लिखना है कि प्लस या माइनस करके तो -5 ही आए, पर मल्टीप्लाई करके 6 आए। ऐसे दो नंबर जिनको प्लस या माइनस करके -5 ही आए, पर मल्टीप्लाई करके 6 आए, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर -2 एंड -3, क्योंकि जब मैं -2 को -3 से मल्टीप्लाई करता हूं आई गेट +6, 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस हो गया। और जब मैं -2 को -3 में ऐड करता हूं तो मुझे मिलता है -5। आई एम सॉरी, यहाँ पे मिलता है -5, है ना, यहाँ पे मिलता है अपने को -5। अच्छा, इसे थोड़ा करेक्ट कर देते हैं, कोई बात नहीं, ढंग से लिखते हैं इसको थोड़ा। हमें मिलता है -5, ठीक है दोस्तों। ओके, दैट्स ग्रेट, ठीक। सो अब यहां देखो, तो x स्क्वायर को हम ऐसे रहने देंगे और +6 को भी ऐसे रहने देंगे। -5 को स्प्लिट करेंगे -2x और -3x में +6। तो दोस्तों हम ना पहले और एंड वाले टर्म को कुछ नहीं करते हैं, हम सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? इसमें से कॉमन आ जाएगा x, तो यहाँ x-2 बचा, और दूसरे में से क्या कॉमन आ जाएगा? यहाँ से कॉमन आ जाएगा -3, तो यहाँ से x-2 इज इक्वल्स टू 0 आया, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब दोबारा अगर मैं x-2 कॉमन लूं, पहले तो देख लो आप लोग अच्छे से देख लो, यहाँ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हमें बचपन में ही सिखाया जाता है, ठीक है। सो अगर x-2 अगर मैं कॉमन लूं, तो x-2 जब मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ से x बचेगा और -3। सो दोस्तों, दो फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन कब 0 होता है? जब उन दोनों में से कोई ना कोई एक 0 हो। तो हम यहाँ दोनों 0 रख के देखते हैं, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई, क्योंकि -2 वहां जाके +2 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू -3 वहां जाके क्या हो जाएगा? +3। आई होप आपको विजिबल है, क्लियर है? आई होप आपको विजिबल है, पहले अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। क्लियर है, ठीक है, डन, ग्रेट। ओके, अब यहाँ पे देखिए ना, ये तो सॉल्यूशंस आ गए। अगर मैं इसके सॉल्यूशंस को समझ रहे हो ना, एक करली ब्रैकेट्स के अंदर डाल देता हूँ, यानी लिख देता हूँ एक साथ, तो सेट बन गया इसके सॉल्यूशंस का,
ठीक है। सो इसका सेट क्या हो जाएगा, इसका सेट हो जाएगा करली ब्रैकेट्स के अंदर मैं 2, अगर 3 डाल देता हूं तो एक सेट बन गया, ठीक है। और सेट्स को जनरली हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। पहले सेट को अगर आप डिनोट करना चाहते हो तो कैपिटल ए नाम दे दो, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल जेड, आपकी मर्जी है, ठीक है। दूसरे सेट को हम कैपिटल बी नाम दे देंगे, तीसरे सेट को हम कैपिटल सी नाम दे देंगे। जो भी आप अल्फाबेट यूज करोगे वो कैपिटल में होना चाहिए बस, ठीक है, वो बस कैपिटल में होना चाहिए, ठीक है। बढ़िया। तो अब यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि सेट्स है क्या चीज। सेट कुछ नहीं है, हम कुछ एलिमेंट्स को, समझ रहे हो ना, कलेक्ट करके अलग अलग सेट्स बना दे रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इसके डेफिनेशन में लिखा हुआ है इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है? आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। अब हम दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। सो कुछ नोट करने वाली चीजें जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहला, the sets are usually denoted by capital letters like A, B, C, X, Y, Z, etc. ठीक है। यानी सेट्स को अगर आप डिनोट कर रहे हो तो कैपिटल लेटर से डिनोट करोगे, ठीक है, कैपिटल लेटर्स से डिनोट करोगे। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एन, मर्जी आपकी, पर वो कैपिटल में होना चाहिए। सेट्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। क्लियर है? एंड द सेकंड note is the elements of the set are represented by small letters like A, B, C, X, Y, Z, etc. but they must be in small letters. तो element of set क्या होता है? देखो, अभी हमने vowels in English alphabet देखा था ना, अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि इसका एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं, ठीक है, set of vowels in English alphabet, in English alphabet, ठीक है। तो पहले तो जब मैं इस सेट को लिखूंगा तो मैं कोई कैपिटल नाम दूंगा, लाइक कैपिटल लेटर्स वी नाम दूंगा, वी नाम दे दो, ए नाम दे दो, बी नाम दे दो, एम नाम दे दो, एक्स नाम दे दो, मर्जी। पर क्योंकि वो आप सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप कैपिटल में लिखोगे, ठीक है। तो सेट ऑफ वोवल्स को मैं कैपिटल वी से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। करली ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी वोवल्स है मैं लिख दूंगा, ठीक है, लाइक ए, ई, आई, ओ, यू। क्लियर है? और करली ब्रैकेट्स मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है। हमारे पास एक सेट बन गया। पर इतना ध्यान दो, यहां पे दोस्तों ये पूरा सेट है, सेट को मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा है, साफ आपको पता लग रहा है, मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है। क्लियर है? पर जो सेट के अंदर कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स आते हैं बेटा, ठीक है, जो एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, सेट के अंदर, ठीक है, जो भी हमने लिखा है, ठीक है, तो उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। और एलिमेंट्स को आप देख सकते हो कि मैंने स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है, स्मॉल ए, ई, आई, ओ, यू, इज इट स्मॉल लेटर्स, ठीक है। तो क्लियर है? ठीक है। तो हम सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो सेट के अंदर लिखे जाते हैं, और ठीक है, उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। क्लियर है? सो आई ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ सेट्स यूज्ड पर्टिकुलरली इन मैथमेटिक्स, ठीक है। तो कुछ ना कई बार क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर सेट्स होते हैं दोस्तों जो बारी बारी मैथ्स के फील्ड में टकराते हैं। आप सेकंड चैप्टर पढ़ोगे, आप थर्ड चैप्टर पढ़ोगे, व्हाटएवर, ठीक है। जब आप आगे पढ़ते हुए जाओगे, ठीक है, तो बारी बारी सेट ऑफ नेचुरल नंबर आएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स आएगा, तो मतलब वर्डिंग में लिखना काफी औखा हो जाता है। तो हमने कुछ सिंबल्स इनके लिए लिखे हुए हैं, ठीक है। तो उन सिंबल्स को बस हमें जानना है। पहला है कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को अपन कैपिटल एन कहते हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स के सेट को हम कैपिटल एन से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर आई होप आपको पता होगा, इंटीजर में पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है, जीरो भी आता है, पर इसमें नॉन फ्रैक्शनल, नॉन डेसिमल वैल्यूज आती है। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 and 4 एंड सो ऑन, 0, -1, -2, -3 और नेगेटिव इन्फिनिटी की ओर। पर इसमें फ्रैक्शनल या डेसिमल वैल्यूज नहीं आती है। क्लियर है इसे? ठीक है। सो इसको हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल जेड से।
ठीक है, कैपिटल Z इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर को कैपिटल J से डिनोट करते हैं, ठीक। और हम आगे बढ़ते हैं, क्यू, क्यू को देखिए, क्यू को किससे डिनोट करते हैं, लाइक क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स, ओ सॉरी रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर का कोई पर्टिकुलरली सेट डिफाइन नहीं है, आप जो मर्जी नाम दे सकते हो, ठीक है, पर क्यू रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, किसको, रैशनल नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q। सो कैपिटल क्यू सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर्स को कौन रिप्रेजेंट करेगा, सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर के सेट को कौन रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल R, रियल नंबर के सेट को दोस्तों कैपिटल R रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर है चीज, ठीक है। कैपिटल R कहीं भी लिखा है इसका मतलब समझ जाना है एक सेट ऑफ रियल नंबर है, अगर सेट्स का थोड़ा बहुत भी जिक्र हो रहा है तो, जैसे x बिलोंग्स टू R, y बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या है कि x और y की वैल्यूज रियल नंबर से हो सकती है, ठीक है। तो बारी बारी रियल नंबर लिखने के बजाय कैपिटल R लिख दो, ठीक है, कैपिटल R आपने लिख दिया, बस यार काम खत्म, समझ रहे हो, कैपिटल R लिखा इसका मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। सो अगर Z सेट ऑफ इंटीजर रिप्रेजेंट करता है तो Z पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, तो Z पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, Z पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेगा, Z इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो Z प्लस पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सेम अगर मैं Q प्लस की बात करूं तो Q रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता था, तो Q प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है दोस्तों। अगला रियल नंबर को R रिप्रेजेंट करता था, तो R प्लस किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो इतना ध्यान देना, N कैपिटल N सेट ऑफ नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल Z सेट ऑफ इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल Q सेट ऑफ रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और कैपिटल R सेट ऑफ रियल नंबर को क्या करता है दोस्तों, रिप्रेजेंट करता है ना। बहुत आसान, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल एंड क्लियर, दैट्स ग्रेट। सो दोस्तों फाइनली हमें एक सेट का कंसेप्ट पता लग गया, ठीक है, फाइनली हमें एक सेट का कंसेप्ट पता लग गया। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के भी दो तरीके होते हैं, ठीक है दोस्तों, सेट को रिप्रेजेंट करने के भी दो तरीके होते हैं। तो पहला तरीका जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म जनरली रोस्टर फॉर्म के नाम से जाना जाता है, पर रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, तो पहले हम वो पढ़ते हैं। सो रोस्टर फॉर्म और दो तरीके होते हैं, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म, एक रोस्टर फॉर्म। तो पहले हम रोस्टर फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं, और रोस्टर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक सेट को, वो हम ध्यान से थोड़ा देखेंगे, ठीक है। यहां देखिए, इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स है सेट के अंदर वो लिखते हैं, ठीक है। द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास, एलिमेंट्स को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है, एंड आर एनक्लोज्ड विद इन द ब्रेसेस, ठीक है। तो अभी हमने पीछे जो तीन एग्जाम्पल देखे थे ना, पीछे जो हमने तीन एग्जाम्पल देखे थे ना, यहां पे देखिए, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल और तीसरा एग्जाम्पल, मतलब तीसरा एग्जाम्पल ये वाला, ठीक है। तीनों के तीनों को हमने दोस्तों, तीनों के तीनों सेट्स को हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा है। तो इन सेट्स की खासियत क्या है, इन सेट्स की खासियत है कि एलिमेंट्स लिखे हुए, सेट के अंदर क्या लिखे हुए एलिमेंट्स, देखो कॉमा से सेपरेटेड है, ठीक है, और दे आर एनक्लोज्ड विद इन दी ब्रेसेस, करली ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज्ड है, ठीक है, ठीक है। चलो पर फिर भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेना तो बनता है, ठीक है भाई। ओके, सो एग्जाम्पल, ओके एग्जाम्पल करते हैं। The set of all even positive integer less than 7 is described in roster form as 2, 4, 6 और curly braces लगाए हुए हैं, ठीक है। So finally इस सेट कैसे बना होगा, पहले तो आप देखो किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7। तो इंटीजर वैसे 0 भी होता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, पर इसमें फ्रैक्शनल या डेसिमल वैल्यूज नहीं आती है। पर पॉजिटिव इंटीजर 1 से शुरू होता है,
दोस्तों पॉजिटिव इंटीजर 1 से शुरू होता है, 0 पॉजिटिव नंबर नहीं है, ठीक है, 0 इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, हालांकि 0 नेगेटिव भी नहीं है, ठीक है, टाइम आने पे मैं अच्छे से बताऊंगा 0 को लेकर, ठीक है। सो इतना ध्यान देना, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, तो पॉजिटिव इंटीजर यानी 1 से शुरू होगा, और इवन पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो 1 तो इवन नहीं है, इवन पॉजिटिव इंटीजर यानी 2 4 6, तो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लिख दो, पहले आप लिख लो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7, पहले तो आप ये लिखो, ऐसे इवन पॉजिटिव इंटीजर्स जो लेस देन 7 है वो कितने, तो 2 4 6, हम 8 क्यों नहीं ले सकते, 8 7 से बड़ा हो जाएगा ना, हमें 7 से कम चाहिए इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, क्लियर इस, ठीक है, डन, ठीक है। और मैंने 3 5 और 1 क्यों नहीं लिया, यार वो ऑड नंबर है ना, हमें सिर्फ इवन नंबर लेने थे, ठीक है। सो अगर मैं इसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2 4 6 को कॉमा डाल के लिख दो, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दो, तो एक सेट बन गया, इस सेट को आप जो मर्जी वो नाम दे सकते हो, एक्स नाम दे दो, क्या दिक्कत है, क्लियर है, ठीक है। सो इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है, वी राइट द एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास एज यू कैन सी, एंड दे आर एनक्लोज्ड विद इन द ब्रेसेस, ठीक है, क्लियर है, ओके, दैट्स ग्रेट, लेट्स मूव ऑन, ओके। सो कुछ नोट करने वाली बातें हैं, हाईलाइट करते हैं, चलो देखो इधर लिखते हैं। पहला, इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमैटेरियल, इमैटेरियल का मतलब क्या होता है दोस्तों, इमैटेरियल का मतलब होता है जो मायने नहीं रखता, ठीक है, समझ रहे हो ना, इमैटेरियल की जगह आप डज नॉट मैटर भी लिख सकते हो, डज नॉट मैटर, कहने का मतलब है इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमैटेरियल, यानी रोस्टर फॉर्म में आप एलिमेंट्स लिखते हो कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉमा डाल के, तो आप आगे पीछे लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि पहले 2 ही आएगा, 4 आएगा फिर 6 आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हो सकता है पहले आप 4 लिखो फिर 2 लिखो फिर 6 लिखो, क्या दिक्कत है, ठीक है। सो अभी जो हमने पीछे जो एग्जांपल देखा था, ठीक है, जिसे हमने सेट एक्स नाम दिया था दोस्तों, ठीक है, इसको हम दोबारा लिखते हैं यहाँ पे, तो जैसे है ना, इन लास्ट एग्जांपल मैं लिख देता हूं, ठीक है, तो x क्या आया था, x आया था हमारा 2, 4, 6 का सेट था, तो चाहे मैं अगर इसको ऐसे लिखूं या मैं इसको 4 पहले लिख दूं 6 बाद में और 2 और बाद में, कोई दिक्कत नहीं, या मैं इसको 6, 2, 4 जैसे मर्जी वैसे लिखो, किसी भी ऑर्डर में लिखो, ये बिल्कुल ही करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है, ठीक है। सो इन रोस्टर फॉर्म एलिमेंट्स डज नॉट मैटर, ठीक है, एलिमेंट्स को आप आगे पीछे लिख सकते हो, हाँ, पर एलिमेंट सेम होने चाहिए, जैसे यहाँ 2 4 6 है तो यहाँ 4 2 6 4 6 2 है, यहाँ 6 2 4 है तो 3 ही एलिमेंट और सेम है, आगे पीछे हम लिख सकते हैं, तो सेट चेंज नहीं होगा, सेट वही रहेगा, यानी ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। अब हम दूसरा नोट करते हैं, ठीक है, दूसरा नोट, ठीक है, व्हाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड, ठीक है, जब हम रोस्टर फॉर्म में दोस्तों, जब हम रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को लिखते हैं, सो कई बार क्या होता है कि एक एलिमेंट, जैसे मान लो 2 2 बारी आ गया, 2 क्या हो गया, 2 बारी आ गया, तो 2 को हम एक बारी लिखेंगे, हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्लियर है इसे, ठीक है, एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं करते हैं। चलो एक एग्जांपल दे देता हूं, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है, सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड स्कूल, SCHOOL, तो स्कूल जो वर्ड है स्कूल, ठीक है, किन किन लेटर से मिलके बना, SCHOL, हालांकि ओ 2 बारी रिपीट हो रहा है, तो आप ओ को जनरली एक बारी बोलोगे ना, ठीक है, तो अगर मैं इसे सेट के फॉर्म में लिखना चाहूं, तो सपोज इसे मैं कैपिटल S से डिनोट कर देता हूं, ठीक है,
तो ये किससे मिलके बना है, ये मतलब इस वर्ड को बनाने में कौन कौन से लेटर्स यूज हुए हैं, मुझे उसका सेट बनाना है। तो एस यूज हुआ है, सी भी यूज हुआ है, ठीक है, एच भी यूज हुआ है, ठीक है। आप स्मॉल में भी डाल सकते हैं, इसे स्मॉल में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एस यूज हुआ है, ठीक है, सी भी यूज हुआ है, एच भी यूज हुआ है, ठीक है, और ओ यूज हुआ है। पर आप साफ देख सकते हो जो स्कूल वर्ड में ओ 2 बारी आ रहा है, ठीक है, पर आप सेट के अंदर ओ को एक बारी ही लिखोगे। तो जनरली हम एक सेट को रिपीट, मतलब सेट में एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं करते। क्लियर है इसे, ठीक है, ओके। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में हम पहला मेथड पढ़ चुके हैं, रिप्रेजेंटिंग बाय रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, हम एलिमेंट्स को लिखते थे कॉमा से सेपरेट करके और ब्रेसेस के अंदर एनक्लोज कर देते थे। दिस इज आवर सेकेंड मेथड, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। दिस इज आवर सेकेंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो दोस्तों थोड़ा सा क्या होता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में ना आपको हल्का सा ध्यान तो आपको देना ही पड़ेगा सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि ना रोस्टर फॉर्म में बहुत आसान होता है लिखना, आपको एलिमेंट्स लिखने हैं, कॉमा से सेपरेट कर देना। पर सेट बिल्डर फॉर्म में ना हर एक एलिमेंट की आपको प्रॉपर्टी लिखनी होती है, हर एक एलिमेंट मतलब वो प्रॉपर्टी जो सब एलिमेंट के पास हो। अभी समझ आएगा, डोंट वरी। यहां पे आपको थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ता है, यहां पे आपको देखना पड़ता है यार कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो सभी एलिमेंट के पास है, मुझे उस प्रॉपर्टी को लिखना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग तो देखो लगाना पड़ेगा, ठीक है, ओके। सो सेट बिल्डर फॉर्म में पहले पढ़ते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सो इन सेट बिल्डर फॉर्म all the elements of set possess a single common property. All the elements of the set possess single common property which is not possessed by any element outside the set. यानी जो सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे, मुझे उसी प्रॉपर्टी को अगर मैं लिख दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, उस सेट बिल्डर फॉर्म में हो जाएगा। पर ध्यान रखना वो प्रॉपर्टी फिर बाहर का कोई एलिमेंट कंटेन नहीं करना चाहिए, जो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो उन्हीं की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। चलो एग्जांपल से और क्लियर करते हैं, ठीक है, एग्जांपल से और क्लियर करते हैं बेटा। ओके, तो अपन पेन का कलर क्या ले, चलो क्या देख रहे थे, एग्जाम्पल, ठीक। एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे वी है सेट ऑफ ऑल एक्स so that x is vowel in English alphabet. So suppose करो मैं आपको ना एक क्वेश्चन बना देता हूं, write the set v is equals to a e i o u. Write the set v is equals to a e i o u in सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहां पे मैंने आपको एक क्वेश्चन बना दिया, ठीक है, जिसका आंसर आपको यहां पे दिया हुआ है, ध्यान से, जिसका आंसर आपको ये दिया हुआ है। मतलब मैंने आपको एक सेट दिया दोस्तों, यहां देखो, मैंने आपको एक सेट दिया v, ठीक है, उसमें 5 एलिमेंट लिखे हुए हैं a e i o u और कॉमा से सेपरेटेड है, एलिमेंट लिखे हुए हैं और ब्रेसेस लगे हुए हैं। इसका मतलब है रोस्टर फॉर्म में गिवन है, ये किस फॉर्म में गिवन है, ये हमें रोस्टर फॉर्म में गिवन है ना, रोस्टर फॉर्म में गिवन है दोस्तों। और हमें कन्वर्ट करना है इसे किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी को देखना है जो 5 एलिमेंट्स के पास हो। तो ए ई आई ओ यू, यार एक खास तो है इन सब में, एक खासियत है इन सब में कि सारे वोवल्स है इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के क्या है बेटा, ये वोवल्स है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, 5 वोवल्स होते हैं, 5 के 5 वोवल्स है। तो अगर मैं इसे इस तरीके से लिख दो, करली ब्रैकेट, ठीक है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। इसको मैं अभी पढ़ना भी सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है, अगले स्लाइड में, ठीक है। सो अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, अब एक्स को मैंने कोई एलिमेंट नहीं लिखा, मैंने एक्स को प्रॉपर्टी से डिफाइन किया, यानी कौन सा एलिमेंट आएंगे, वो एक्स आएंगे
यानी ओ एक्स को क्या होना पड़ेगा, वोवल होना पड़ेगा। यानी एक्स हमने इन जनरल कोई एलिमेंट रख दिया, यानी वह एलिमेंट आएंगे जो वोवल्स होंगे इंग्लिश अल्फाबेट के। तो यहां आपने सेट बिल्डर फॉर्म को आपने प्रॉपर्टी में लिखा है। आपने किस में लिखा है, प्रॉपर्टी में लिखा है, लाइक। तो इस तरीके से ये आपका किस में हो गया, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपने पांचों को ध्यान से देखा, इन एलिमेंट्स को, ठीक है, पांचों एलिमेंट्स को आपने ध्यान से देखा और देखा दिस ऑल 5 आर वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। अगर मैं इनको अगेन करली ब्रैकेट्स के अंदर ऐसे लिख दो, सेट ऑफ ऑल एक्स, सेट ऑफ ऑल वाई, या सेट ऑफ ऑल टी लिख दो, एक्स लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई भी वेरिएबल लिख दो, यानी सेट ऑफ ऑल टी, यानी टी आएंगे, पर सच दैट टी इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेट, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैंने लिख दिया तो इस तरीके को ही क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो मैं आपको ना इसे पढ़ना भी सिखाता हूं अगले स्लाइड में, ठीक। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये जो ब्रेसेस होते हैं, ये ब्रेसेस क्या डिनोट करते हैं, ब्रेसेस डिनोट करते हैं द सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल, सॉरी सेट ऑफ ऑल दोस्तों, ओहो, ब्रेसेस, ये जो ब्रेसेस है वो क्या डिनोट करते हैं, सेट ऑफ ऑल, ठीक है। एक्स, यहां पे एक्स आ गया, ठीक है। फिर कॉलन है, इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कॉलन कहते हो, कॉलन। और कॉलन क्या शो करता है, कॉलन को हम कैसे पढ़ते हैं, ब्रेसेस द सेट ऑफ ऑल, फिर एक्स आया, ब्रेसेस को पढ़ते हैं सच दैट, सच दैट, ठीक है। एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड, ठीक है, एंड एक्स इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10, ठीक है। इस तरीके से आप इसको पढ़ोगे। तो पहली बात, आई होप पहले तो ये आप लिख लो, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। पहले तो मैं आप इसको इरेज करने वाला हूं, ठीक, ओके। अब इसको कैसे पढ़ते हैं, ये आपके स्क्रीन में ये रहा, कैसे पढ़ते हैं, इट इज रीड एज द सेट ऑफ ऑल एक्स, देखो ब्रेसेस का मतलब है द सेट ऑफ ऑल, फिर एक्स आ गया, कॉलन का मतलब है सच दैट, कॉलन का मतलब क्या है, सच दैट, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड एक्स लाइज बिटवीन 3 एंड 10। तो हम इसको वर्डिंग में ऐसे पढ़ेंगे और लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे, और अपने को पढ़ने भी तो आना चाहिए, ठीक है, अपने को पढ़ने भी तो आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अच्छा देखो, इस सेट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, और इस सेट को ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं पेन का कलर चेंज करता हूं, सपोज रेड ले लेते हैं। इस सेट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, द सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स की जगह वो वाई टी, एक्स की जगह आप वाई टी एस, मर्जी आपकी, कोई भी स्मॉल लेटर आप डाल सकते हो, चलो एक्स ही यूज कर लो, क्या दिक्कत है। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन 3 ना, इक्वल टू का साइन नहीं है, ओके, ग्रेटर देन 3, ठीक है, एंड लेस देन 10। क्लियर है चीज, आप इसको ऐसे भी लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो आई थिंक वी कैन मूव ऑन। सो वी हैव वन मोर एग्जांपल, ठीक है, पहले अपन ए मिटो देते हैं। वी हैव वन मोर एग्जांपल विच इज एग्जांपल नंबर सी, ठीक है, एग्जांपल सी, मतलब एग्जांपल नंबर कह रहा हूं, सॉरी, वी हैव वन मोर एग्जांपल, ठीक है, विच इज सेट सी। सो सी क्या हुआ है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, सॉरी सेट ऑफ ऑल जेड है ना, यहाँ स्मॉल जेड है, सेट ऑफ ऑल जेड सच दैट जेड इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम मतलब कि इनको लिखते हैं, इस तरीके से हम इनको लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। स्टिल अभी देखो, अभी कंसेप्ट समझ आया है इस लेक्चर में, तो आपको इस लेक्चर में आपको ये समझ आया कि किस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म को लिखेंगे, किस तरीके से रोस्टर फॉर्म को लिखेंगे, ठीक है। और एक सेट क्या होता है, मैथ क्वेश्चंस के बिना अधूरा है,
ठीक है। सो अगले लेक्चर में मैं 5 एग्जाम्पल आपके सामने लेके आने वाला हूं, ठीक है। उन 5 एग्जाम्पल्स को जब आप करोगे तो और क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हम रोस्टर फॉर्म में सेट्स को और अच्छे से लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में। और अगले एग्जाम्पल में आप ये भी सीखोगे कि किस तरीके से हम रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो अगला भी लेक्चर आपको देखना है, ठीक है। उससे और आपका कंसेप्ट क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ओके, सो हम मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। बाय, टाटा, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करना।